अध्याय 2 उपासना। पहला अध्याय हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यह दूसरा अध्याय है, तो स्टार्ट करते हैं। उपासना ने दीवार के छेद में हाथ डाला और पलस्तर के टुकड़ों को तब तक हटाती रही जब तक कि अंदर जाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बन गई। उसने छेद के अंदर टॉर्च की लाइट मारी तो भीतर एक कमरा दिखने लगा जो अमन ने पहले कभी नहीं देखा था। वह अलमारियों से युक्त एक भंडारण स्थान जैसा था। यह सब क्या है? वे मकड़ी के जाले साफ करके अंदर दाखिल हुए तो अमन खांसने लगा। कमरे में चूहों की विष्ठा की दुर्गंध आ रही थी। उपासना ने डिब्बों पर कदम रखा और उन्हें इधर उधर घुमाते हुए चलने की जगह बनाने लगी। एक कोने में कुछ अलमारियों के पास जाकर वह सबसे ऊपरी कगार तक पहुंच गई। उसने उंगलियों से एक गत्ते के डब्बे को घुमाया और उसे सेल्फ से आधा बाहर खींच लिया। अमन सहायता के लिए आगे आया और डिब्बा फिसलकर उसकी बाहों में गिर पड़ा। डिब्बा भारी था और उसमें रखा सामान खड़खड़ा रहा था। उपासना और अमन डिब्बे को लेकर उस जगह से बाहर निकल आए और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। उपासना ने धीरे से डिब्बे की धूल पोंछी और उसे खोला। उसमें अधिक कुछ नहीं था। कुछ तस्वीरें, एक छोटी सी डोरी वाली थैली, एक जार और एक तरफ ताड़ के पत्तों से बंधा हुआ ढेर। अमन ने ताड़ के पत्तों को देखने के लिए तस्वीरों को एक तरफ खिसकाया तो उसकी माँ की चीख निकल गई। घबराहट के मारे अमन की आंखें फैल गई। रुको अमन, उपासना ने कहा, यह बहुत गंदा है। मुझे पहले इससे बाहर साफ करने दो, मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि अमन कुछ कर पाता, उपासना ने डिब्बा उठाया और उसे लेकर बाहर दलान में चली गई। ताड़ के उन पत्तों पर क्या है? वह क्या छुपा रही है? अमन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह अंकल दीपक, जिनसे वह मिलने जाने वाले थे, इन विचित्र चीजों पर प्रकाश डाल पाएंगे? अमन को दिमाग में चल रहे तमाम ख्यालों से थकान होने लगी। उसे अपने पिता और स्कूल में उस दिन की हुई घटनाओं के अलावा डिब्बे में रखे सामान के बारे में जिज्ञासा हो रही थी। अमन का सोने का समय काफी पहले बीत चुका था। उपासना 1 घंटे बाद डिब्बे को साफ करके उसे वापस ले आई। उसने अमन के बालों में उंगलियां फेरी तो उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वह आगे झुकी और उसने अमन के माथे को चूम लिया और डिब्बे को अमन के पास छोड़कर रसोई में चली गई। उनकी रसोई में एक स्टोव और कुछ बर्तन से ज्यादा कुछ नहीं था और वह रसोई उनके कमरे के किनारे पर थी, जिसे वे घर कहते थे। अमन ने डिब्बा खोला और सबसे पहले ताड़ के पत्ते निकले। क्या यह वही नोट थे जिनका उल्लेख उसकी माँ ने किया था? वह उसे ध्यान से पढ़ना चाहता था। उसने घड़री खींचकर उसकी डोर को खोल दिया। उसमें अनेक तरह के लिखे हुए नोट और रेखा चित्र थे, लेकिन वे सभी संस्कृत में थे। अमन इनमें से संरक्षक शब्द से अधिक कुछ नहीं समझ पाया। माँ, उसने पूछा, क्या आप मुझे इसे समझाने में मदद कर सकती हो? कल दीपक अंकल मदद करेंगे। मैं स्वयं भी इसे नहीं समझती। इससे मुझे याद आया कि मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी कि हम वहां सुबह जल्दी पहुंचेंगे। उपासना ने सामने रखे पैन में चीनी डालते हुए कहा। अमन ने पैन की ओर देखा और मुंह बना लिया। उसे हर दिन सोने से पहले 1 गिलास दूध पीना पड़ता था और इस असाधारण घटनाओं के बावजूद आज का दिन अपवाद नहीं था। वह फिर से डब्बे की ओर देखने लगा। उसमें रखी तस्वीरें उसके पिता और पुरुषों के एक समूह की थी। सभी नंगे बदन और नारंगी धोती पहने हुए थे। एक विशाल वृक्ष के पास खड़े थे। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अमन ने अपने पिता की ओर नहीं देखा। वह उन्हें बहुत याद करता था, इसलिए उसने जल्दी से तस्वीर हटा दी। आखिरकार अमन ने डोरी वाली थैली खोली। अंदर पत्थर के बने सिक्के थे। उनके किनारे खुरदुरे थे। उन पर सूरज, वृक्षों और फूलों के बिना अभ्यास के बनाए हुए चित्र अंकित थे। उपासना ने दूध का गिलास आगे करते हुए कहा, आज रात के लिए इतना काफी है, दूध खत्म करो। अमन ने दूध एक ही बार में गटक लिया। उपासना दूध खत्म होने का इंतजार करती रही। फिर उसने लाइट बंद कर दी और कहा, बेटा अब सो जाओ, हमें सुबह जल्दी आगरा के लिए बस लेनी है। अमन बिस्तर पर लेटने की तैयारी करने लगा। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार इतनी प्रत्याशा उसे कब महसूस हुई थी। उसे लग रहा था कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसके मन से अपनी माँ के प्रति नाराजगी दूर हो गई थी। आखिरकार अमन की माँ ने अभिचंद्रा के बारे में रहस्यों का पर्दा उठाकर उससे अमन को सौंप दिया था। इसलिए अमन कोई रहस्य बरकरार नहीं रखना चाहता था, लेकिन एक रहस्य उसके बैग के अंदर दबा हुआ था। वह अपनी माँ के हल्के खर्राटे शुरू होने का इंतजार करने लगा।
थोड़ी देर बाद उसने लंबी सांस छोड़ी और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने दबे पांव जाकर स्कूल बैग से वह उपहार निकाला जो प्रकाश ने उसे दिया था। उसने एक बार फिर अपनी माँ की ओर देखा और धीरे से किताब खोली। एक पतली सिगरेट और एक माचिस की डिब्बी को पन्नों के बीच एक आयताकार छेद करके बड़े करीने से छिपाया गया था। उसने वह सामान लिया और किताब वापस बैग में रख दी। फिर वह चुपके से बालकनी में गया। उसने रेलिंग से झांककर देखा कि नीचे कोई नहीं था। फिर उसने दोनों चीजें नीचे छोड़ दी। सिगरेट और माचिस की डिब्बी उसके हाथ से छूटकर अंधेरी सड़क पर जा गिरी। मैंने इन्हें पहले ही अस्वीकार करके सही किया था। अब मैं इसे दोबारा कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने खुद से कहा। फिर अमन सोने चला गया। उसने वर्षों से इतना हल्का कभी महसूस नहीं किया था। तब तो उसे पता नहीं था, लेकिन बाद में उसने उस रात के सपने के बारे में बहुतों को बताया। सपने में वह किसी अनजान जगह पर एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और फिर अपनी इच्छा के विरुद्ध नीचे कूद गया। लेकिन नीचे गिरने के बजाय वह ऊपर उठने लगा और बादलों के ऊपर पहुंच गया। वह एक अंधेरे जंगल के ऊपर से उड़ रहा था और उसे नीचे एक घाटी दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने पर्वतों की अंगूठी बनाई थी जो जंगल के भीतर की घाटी में छिपी हुई थी। बीच में एक झील थी। चंद्रमा लहरदार पानी में झिलमिला रहा था और तालाब के तट असाधारण जीवन शक्ति से ओतप्रोत चमक रहे थे। हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। अमन ने अपने दाहिनी ओर देखा। दूर एक बादल तैर रहा था। जब वह करीब आया तो नीचे का कोहरा छट गया था। अमन की दृष्टि घाटी के बीच एक ऊंचे वृक्ष पर गई। वह आकार और चौड़ाई में विशाल था और उसकी शाखाओं पर हजारों सितारे चमक रहे थे। अमन को विश्वास था कि पूरी घाटी सुनसान थी। वहां कोई प्राणी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी आंखों के कोने से एक हलचल देखी। विशाल वृक्ष की छाया में एक आकृति उभरी। वह एक पुरुष था जिसने कमर के चारों ओर सफेद वस्त्र लपेटा हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। उसने सिर उठाया और अमन की ओर देखा। अमन ने पलटकर उस आदमी की अजीब सी चमकती हुई आंखों में देखा। अमन को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में चुभन सी महसूस हुई। उसकी बाहों में रोंगटे खड़े हो गए थे और झटके से उसका शरीर ऐठ गया था। उसके निकट तैरता बादल सहसा भौंकने लगा, हाँ, कुत्ते की तरह। फिर वह बादल छट गया और अमन जाग उठा। अमन ने अपनी एक आंख खोली। नीचे सड़क पर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। बेवकूफ कुत्ता, वह झल्लाया। सुबह का समय था। अमन गलीचे से दूर सख्त फर्श पर पसीने से लथपथ अवस्था में उठा। वह अपने गलीचे की ओर लुढ़का और उसने पाया कि गलीचा पहले सा नरम नहीं था। पास ही उसकी मां गद्दे पर सो रही थी। अमन की नजर कमरे पर पड़ी। उसने देखा कि चरमराते पंखे के चलने से छत पर लगे मकड़ी के जाले हिल रहे हैं। उसने अंगड़ाई ली और वहां खड़ा हो गया। बालकनी से ठंडी हवा आ रही थी जिसके कारण अमन को अपने सपने के कुछ अंश याद आ गए जो उसने अभी देखा था। लेकिन वह जितना अधिक उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, वह सपना मुट्ठी से रेत की तरह अमन की पकड़ से फिसलता गया। वह बेचैन हो उठा। अमन ने दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए गलियारे से नीचे चला गया। उसे सीधे चलने में कठिनाई हो रही थी। वह अपनी मंजिल पर बने साझा बाथरूम की ओर जा रहा था। उसे मितली और चक्कर महसूस हो रहे थे। उसने अपनी गति बढ़ा दी। वह बाईं ओर मुड़कर बाथरूम में घुसने ही वाला था कि वहां एक गड्ढे में फिसल गया और उसका बायां घुटना दहलीज में जा टकराया। वह गिरा और उसकी ठुड्डी फर्श से टकरा गई जिससे उसके दांत उसकी जीभ में घुस गए। अमन का पेट फूल गया। उसे जीभ पर खट्टा स्वाद आने लगा। वह किसी तरह उठा और बाथरूम के अंदर चला गया। ऊपर पीले बल्ब की टिमटिमाहट के कारण उसे आंखों के पीछे दर्द भरी चमक महसूस हो रही थी। उसने अपने बाएं घुटनों को छुआ तो वह अजीब ढंग से चटका। उसे वॉश बेसिन तक जाना था, लेकिन वह जैसे ही खड़ा हुआ उसके बाएं पैर में तेज दर्द हुआ और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह लंगड़ाते हुए, दांत भींचते हुए आगे बढ़ा। नल तक पहुंचने से पहले ही उसे शरीर में झटका लगा और मुंह से उल्टी निकल गई। बेसिन में पीले टुकड़ों से युक्त स्राव गिर गया। लेकिन मैं तो धूम्रपान भी नहीं किया। यह क्या हो रहा है? अमन ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, अपने गाल नीचे खींचे। जैसे ही लाल आंखों से उसने खुद को दर्पण में देखा तो पिछले दिन की घटनाएं उसके सामने आ गई। उसने सोचा इस प्रकार के व्यक्ति से केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। और फिर सोचने लगा कि क्या वह कभी गद्दार के बेटे के अलावा किसी और रूप में जाना जाएगा। तेज सिरदर्द और घुटने की अकड़न को नजरअंदाज करते हुए अमन ने खुद को संभाला। बस स्टैंड जाने में 1 घंटे से कम का समय रह गया था। वह अपनी माँ द्वारा बनाई योजना को रद्द करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वह कमरे के पास चला गया
उल्टी के बाद मितली का एहसास कम हो गया था। जल्दी उठ गए? तुम बहुत उत्साहित हो, उसकी माँ ने कहा। हाँ, अमन ने अपना फोन जेब में रख लिया। उसने पूरी कोशिश की कि वह लंगड़ाकर ना चले। कुछ भी अनावश्यक सामान मत रखना, अमन की माँ ने कहा। केवल गत्ते का डिब्बा ले लो, दीपक अंकल ताड़ के पत्तों के बारे में समझाएंगे। आधे घंटे बाद तेज दर्द और घूमते हुए सिर के साथ अमन अपनी माँ के पीछे पीछे बाहर चला गया। उसने डिब्बा पकड़ा और सावधानी से गद्दार सीढ़ियों से नीचे उतर गया। आसमान लाल काले रंग का हो रहा था और क्षितिज लगभग पूरी तरह धुंध में छिपा हुआ था। वे जल्द ही ऑटो रिक्शा की उबड़ खाबड़ सवारी करते हुए कश्मीर गेट बस स्टेशन के पास पहुंचे। सुबह के ट्रैफिक ने यात्रा को जैसे अंतहीन बना दिया था। वे 15 मिनट से भी अधिक ट्रैफिक जाम में बस स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पर इंतजार कर रहे थे। उन्हें कारों ने घेर रखा था, जो केवल अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए हॉर्न बजा रही थी। मितली लौट आई। अमन को नींद आ रही थी। वह गोद में गत्ते के डिब्बे को रखकर उस पर सिर रखकर लगभग सो चुका था। टर्मिनल पहुंचकर उपासना ने ऑटो रिक्शा चालक को भुगतान किया और वे बस टर्मिनल के अंदर चले गए। अमन को उपासना के साथ चलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। उसका सिर, कान और घायल घुटना दर्द में टीस रहा था और दृष्टि धुंधली हो रही थी। यहीं रुको, उपासना ने अमन से कहा। मैं टिकट खरीदने जा रही हूँ। अमन को ब्रेक से राहत मिली। उसके घुटने में दर्द हो रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई हड्डी उसकी त्वचा में छेद कर रही हो। उसे किसी तरह बस तक पहुंचना था, फिर आगरा पहुंचने तक वह सो सकता था। हवा में नमी थी। ऊपर हो रही उद्घोषणा तेज लेकिन अस्पष्ट थी। उपासना टिकट लेकर लौट आई। फिर से फर्श पर सो रहे लोगों के बीच टेढ़े मेढ़े कदम रखते हुए बसों की ओर चल पड़े। सीट नंबर 17 और 18, उसने बस में प्रवेश करते हुए कहा। बस लगभग भरी हुई थी। अमन को लगा वह बेहोश होने वाला था। वह यथासंभव तेजी से सीट की ओर बढ़ा। उनकी सीट खिड़की के पास थी। अमन बैठ गया। अब भी उसे अपनी दिल की धड़कन की आवाज महसूस हो रही थी। वह माथे के अगले हिस्से पर फड़कती हुई नस को महसूस कर सकता था। अमन ने डिब्बे को अपने पैरों और सामने की सीट के बीच में छिपा लिया। तुम समय पर नहीं सोए थे क्या? उपासना ने कहा। मैं सो गया था, लेकिन अमन ने उबासी ली। यह मुझे क्या हो रहा है? वैसे मेरे पास डिस्प्रिन रखी है, उसे हैंडबैग खोलते हुए कहा। फिर वह रुकी। हमारे पास पानी नहीं है, मैं किसी स्टॉल से पानी खरीद लाती। वह उठ गई। मजबूत बनो बेटा। उसने अमन की ओर देखा और मुस्कुराई। अमन ने देखा कि उसकी माँ ने बस के बाहर निकलने से पहले ड्राइवर से कुछ बात की। अमन ने सीधा बैठने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर भारी था। उसने अपने सिर पर खिड़की टिका दी। वह माँ को देख सकता था। वह बस स्टैंड पर खड़ी थी, जलपान स्थल से बहुत दूर, लोगों से खचाखच भरी जगह पर एकमात्र स्थिर व्यक्ति। वह उसे गौर से देख रही थी। माँ का चेहरा लाल था। उन्होंने उसे हाथों से ढक लिया। बस ने हॉर्न बजाया। उसका चलने का समय हो गया था, लेकिन उपासना 1 इंच भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था मानो वह समय को रोक देना चाहती थी। अमन की दृष्टि धुंधली और आंखें बंद हो गई। सामने अंधकार छा गया। बस झटके से कश्मीरी गेट बस स्टैंड से बाहर निकलने लगी तो उपासना ने अपने सोते हुए बेटे को हाथ हिलाकर अलविदा कहा, जिसे उसने 18 साल से अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया था। वे फिर कभी नहीं मिलने वाले थे। अध्याय 2 समाप्त।